हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। मैं पवन कुमार सागर क्लासेस रोहतक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो सीटेट के लिए जो प्राइमरी सत्र के ऊपर सीटेट में ईवीएस का पोर्शन आता है उसका टॉपिक रहेगा भाई। इससे पहले हम इन्वायरमेंटल जो टॉपिक हैं, पर्यावरण विज्ञान से संबंधित दो टॉपिक हम पहले डाल चुके हैं। हमने पहले टॉपिक में पर्यावरण के बारे में बताया था कि भी पर्यावरण होता क्या है। उसके बाद में एक टॉपिक जो है ईवीएस का हमने और आप लोगों को के साथ शेयर किया था, और ये तीसरा टॉपिक है। तीसरे टॉपिक में हम अब जो आपके साथ शेयर करेंगे वो करेंगे भी जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी होता क्या है स्टूडेंट्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके संरक्षण के लिए सरकारें क्या क्या कर रही हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और इसके क्या बेनिफिट हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए भी क्या कहता है, आओ करते हैं मिल करके। सागर क्लासेस आरटीके टॉपिक का नाम है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी डे, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता। देखिए, एक तो पहला प्रश्न बन जाता है कि भी जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। कई बार पूछा गया है पेपर में, तो भी जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये सीरीज़ है, एक तो 22 मार्च की, एक 22 अप्रैल और एक 22 मई। तो सारे के सारे इन्वायरमेंट से संबंधित दिवस से तीनों के तीनों। 22 मार्च जो है वो जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, 22 अप्रैल जो है वो पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 22 मई जो है वो जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो तीनों के तीनों दिवस आप लोगों को याद रखने हैं कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। अब देखें, जैव विविधता होती क्या है भाई। जैव विविधता किसी क्षेत्र के इकोसिस्टम में, कोई भी क्षेत्र है उसके इकोसिस्टम में, किसी क्षेत्र के इकोसिस्टम में सजीव प्राणियों की विविधता, जो सजीव हैं उन प्राणियों की विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। कोई क्षेत्र है स्टूडेंट्स और उसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, तो जो विभिन्न प्रकार हैं वो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु ही क्या कहलाते हैं, जैव विविधता। इस शब्द को हम यदि टुकड़ों में तोड़ के देखें तो हमारी परिभाषा स्पष्ट आ जाती है। जैव का मतलब जंतु, प्राणी, विविधता मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के। तो किसी क्षेत्र विशेष में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु ही क्या कहलाएंगे, जैव विविधता दिवस से कहलाएंगे। तो देखिए भी क्या कहता है इसमें, पहला जो पॉइंट बनता है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जैव विविधता क्या होती है। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें देखो, जैव विविधता के लिए आवश्यक शर्तों की यदि मैं बात करूं जैव विविधता के लिए, तो जो पहली शर्त है वो है अधिक वर्षा, और जो दूसरी शर्त है वो है उच्च तापमान। कोई भी जीव है स्टूडेंट्स, उसकी जो फर्टिलिटी पावर है, जो जनन क्षमता है, वो टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करती है। यदि तापमान निम्न है तो वो क्षमता कम हो जाएगी, तापमान अधिक है तो वो क्षमता बढ़ जाएगी। तो इसके लिए अधिक वर्षा का होना अनिवार्य है विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के लिए, और दूसरा इसके लिए उच्च तापमान का होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और भी प्रश्न बन जाता है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस से ध्रुवों की ओर जाने पर वर्षा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, कोई एक आ जाएगा इसमें से। 0 डिग्री सेल्सियस से ध्रुवों की ओर जाने पर वर्षा, तापमान, जैव विविधता, जनसंख्या घनत्व, ये सारी की सारी चीज़ें स्टूडेंट्स कम हो जाती है। यहाँ पर हम इस चीज़ को समझें, मान लिया ये हमारी पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, और इससे ऊपर की तरफ जाएंगे या पोल्स की तरफ जाएंगे स्टूडेंट्स, ऊपर या नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, जाने पर वर्षा भी कम होगी, तापमान भी कम होगा, जैव विविधता में भी कमी आएगी, जनसंख्या में भी कमी आएगी, वनस्पति और वनस्पति घनत्व में भी कमी आएगी। क्योंकि यदि वर्षा कम रही तो वनस्पति भी कम रहेगी, और वनस्पति कम रही तो वनस्पति घनत्व भी कम रहेगा, और ये दोनों चीज़ें कम हैं तो ऑटोमेटिक जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व भी कम रहेगा। और जो सूर्य की किरणें विषुवत रेखा के ऊपर सीधी पड़ने के कारण से यहाँ पर तापमान ज़्यादा है, वर्षा ज़्यादा है,
और इस क्षेत्र में स्टूडेंट्स तापमान कम रहेगा। तो इस तरह से प्रश्न ये कैसे बनता है पेपर में, कोई भी टेट का एग्जाम हो, इस तरह का प्रश्न शर्तों के साथ पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है या कौन सा एक गलत है। प्रश्न पूछेगा स्टूडेंट्स कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगी, बढ़ेगी, अपरिवर्तित रहेगी, या तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा या अपरिवर्तित रहेगा। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर यदि विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जाएंगे, पोल्स के ऊपर जाएंगे, तो वर्षा में भी कमी आएगी, तापमान में भी कमी आएगी, जैव विविधता में भी कमी आएगी, जनसंख्या में भी कमी आएगी और जनसंख्या घनत्व में भी कमी आएगी। इसका उल्टा भी पूछ सकता है, यदि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर कोई व्यक्ति आ रहा है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो स्टूडेंट्स उसके लिए क्या कहेंगे कि बढ़ते चले जाएंगे। अब एक शब्द आता है हॉटस्पॉट, से आप क्या समझते हो? हॉटस्पॉट को हम हिंदी में बोलेंगे उष्ण स्थल, उष्ण स्थल, या ये कहीं जहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता होगी, जहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता होगी उस स्थान को क्या बोलेंगे, हॉटस्पॉट बोलेंगे। जहाँ पर जो है उष्ण स्थल या हॉटस्पॉट क्या होंगे, जहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता होगी। अब सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ होगी, जहाँ पर अधिक वर्षा होगी और जहाँ पर ऊंचे तापमान होगा। इसके लिए आवश्यक शर्तें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब चर्चा करें स्टूडेंट्स इसकी पहले भारतीय सतह के ऊपर। तो देखिए भारत में क्या कहता है, केरल, केरल में स्थित एक जगह है शांति घाटी। ये डायरेक्ट भी प्रश्न पेपर में पूछ लेता है कि शांति घाटी किस राज्य में स्थित है, तो शांति घाटी केरल में स्थित है, जो कि बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। केरल में स्थित शांति घाटी बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। यहाँ पर औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर या इससे अधिक वर्षा होती है। और ये जो क्षेत्र है स्टूडेंट्स, ये विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन के नज़दीक होने के कारण से यहाँ तापमान भी क्या रहता है, उच्च रहता है। तो इस कारण से यहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। इसके केरल के अतिरिक्त जैव विविधता देखिए भारत में स्टूडेंट्स, लक्षद्वीप समूह, ये जो केरल से लगता हुआ अरब सागर है, ये अरब सागर का एरिया है, अरब सागर, लक्षद्वीप समूह में जैव विविधता पाई जाती है। अंडमान निकोबार में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। यहाँ से स्टूडेंट्स एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, बताएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम किस भारत के हिंदू देवता से जुड़ा हुआ है? भारतीय हिंदू देवता से कौन सा देवता है जिसका नाम अंडमान निकोबार से जुड़ा हुआ है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस भारतीय हिंदू जो देवता हैं स्टूडेंट्स, उनमें से कौन सा ऐसा देवता है जो प्रसिद्ध है और उसका नाम अंडमान निकोबार से जुड़ा हुआ है। तो ये आपको बताना है। यहाँ पर अंडमान निकोबार में जैव विविधता पाई जाती है, लक्षद्वीप में जैव विविधता पाई जाती है, पश्चिमी घाट के ऊपर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है स्टूडेंट्स। पश्चिमी घाट के ऊपर वर्षा भी अधिक होती है। इसको हम सह्याद्री भी बोलते हैं। विशेष है प्रश्न कि सह्याद्री का अभिप्राय है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को जो है वो सह्याद्री बोलते हैं, सह्याद्री। और यहाँ पर अधिक जैव विविधता पाई जाती है। एक आपका जो है ये नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ये आपका मिजोरम, त्रिपुरा, पूर्वी जो भारत है उसमें भी क्या पाई जाती है, देखिए जैव विविधता पाई जाती है। पूर्वी भारत में भी जो है अधिक जैव विविधता पाई जाती है। इस तरह से यदि हम भारत में जैव विविधता की चर्चा करें तो सह्याद्री या पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट में भी केरल में जैव विविधता अधिक है, लक्षद्वीप में जैव विविधता अधिक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर जैव विविधता अधिक है। ये मैंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक जो है पिक्चराइजेशन किया है भाई, ये आपको ध्यान में रखना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो देखिए भी क्या कहता है। दूसरी चीज़ जो आपका जैव विविधता शब्द है, जैव विविधता शब्द, जैव विविधता शब्द वाल्टर जी रोसेन द्वारा दिया गया था। जैव विविधता शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया था, वाल्टर जी रोसेन के द्वारा दिया गया था। और जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। अब ये चीज़ जो मैं भारत में मैंने बताए, पश्चिमी घाट बताया, पूर्वी भारत बताया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह वगैरह, यहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। और इसके लिए आवश्यक शर्तें उच्च तापमान और अधिक वर्षा का होना अनिवार्य होता है। यदि इस पॉइंट को विश्व स्तर पर देखें कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर जैव विविधता अधिक कहाँ होती है, तो स्टूडेंट्स एक तो आपके ब्राज़ील में जो अमेजन नदी है,
अमेजन नदी के आसपास के जंगल, घने जंगल, वहाँ पर जो है जैव विविधता अधिक पाई जाती है। आपको ये पता है कि भाई जो ब्राज़ील है स्टूडेंट्स, उसके जंगलों को प्रकृति के फेफड़े कहा जाता है, तो वहाँ पर अधिक जंगल हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ जीव जंतु प्राणी भी अधिक हैं। दूसरे कांगो नदी बेसिन, अफ्रीका में जो कांगो नदी बेसिन वाला एरिया है वहाँ पर भी अधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो ये 2 स्थान विश्व स्तर के ऊपर जो है जैव विविधता के लिए काफ़ी फेमस हैं। तो यहाँ से आपका ज़्यादा पूछेगा तो भारत में सह्याद्री या पश्चिमी घाट का ही ज़्यादा पूछता है। ये लगभग 1600 किलोमीटर इससे की जो है वो लंबाई है, आपको ध्यान रखना है, पश्चिमी घाट या सह्याद्री की। और इसमें अधिक जैव विविधता केरल में पाई जाती है। केरल में भी कहाँ पाई जाती है? शांति घाटी में अधिक जैव विविधता पाई जाती है। दूसरा पॉइंट देखिए भी क्या कहता है। केरल जो है स्टूडेंट्स, यहाँ परीक्षा की दृष्टि से इन्वायरमेंटल साइंस यदि वो लेता है किसी टॉपिक में, तो केरल के बारे में मैं आपको बता दूं। केरल जो है, एक तो यहाँ पर पेरियार नामक शब्द आता है केरल में। यहाँ पे मैंने ये चित्र में केरल दर्शाया है, ये केरल है आपका, और यहाँ पर एक नाम आता है पेरियार। तो केरल में पेरियार नाम से आपको बता दें, पेरियार नाम से यहाँ पर नदी भी है, पेरियार नाम से यहाँ पर बांध भी है, पेरियार नाम से यहाँ पर झील भी है, पेरियार नाम से यहाँ पर वन्य अभ्यारण्य भी है, वन्य अभ्यारण्य। तो कोई भी आ जाए चारों में से, पेरियार नदी आ जाए, बांध आ जाए, वन्य अभ्यारण्य आ जाए, झील आ जाए, तो हमको टिक करना है केरल राज्य में है। और शांति घाटी भी कहाँ पे है? केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। यहाँ पर एक केरल का जो है स्टूडेंट्स बता दें आपको, अब ये चर्चा में रहा है, एक तरह से अमाननीय घटना जो वहाँ पर जो घटी है, एक हाथी से रिलेटेड, मादा हाथी से रिलेटेड एक घटना घटी है, उसके लिए चर्चा में रहा है। तो हो सकता है ये पेपर में पूछा भी जाए कि भी केरल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पुट कर सकता है कि पेरियार नदी कहाँ है, बांध कहाँ है, झील कहाँ है, या वन्य अभ्यारण्य कहाँ है, या शांति घाटी कहाँ है, तो ये पूछ सकता है। ये केरल को साक्षरता के लिए और लिंग अनुपात के लिए भी याद किया जाता है। दूसरा स्टूडेंट्स, केरल जो राज्य है इसमें आपको बता दें कथकली और मोहिनी अट्टम, इसके इन नृत्यों के लिए भी इसको क्या किया जाता है? याद किया जाता है। साक्षरता, लिंग अनुपात, कथकली और मोहिनी अट्टम नृत्य, और आपका पेरियार नदी, बांध, झील, वन्य अभ्यारण्य और शांति घाटी, तो ये चीज़ों के लिए केरल जो है वो प्रसिद्ध जगह है। दूसरी चीज़ देखिए भाई, अब यूएनओ की मैं चर्चा करूं स्टूडेंट्स, यूएनओ के द्वारा जैव विविधता दशक, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड 10 साल सेलिब्रेट किए हैं, वो यूएनओ के द्वारा 2011 से 2020 तक मनाया गया है। 2020 अब चल रहा है, 2011 में शुरू किया गया था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यूएनओ के द्वारा। हेडक्वार्टर पूछ लेता है परीक्षाओं में यूएनओ का स्टूडेंट्स, न्यूयॉर्क में है। बता दें आपको 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है। अब कहता है जैव विविधता के लिए संकट। अब जैव विविधता के लिए संकट क्यों रहा है? तो संकट के कारण कौन कौन से हैं? एक तो आवास का नष्ट होना, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का स्टूडेंट्स आवास जो है वो जैसे जैसे मानवीय गतिविधियां बढ़ रही हैं, मानव की जनसंख्या बढ़ रही है, तो उस तरह से आवास जो है वो नष्ट होते जा रहे हैं। जिस तरह से मैं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की चर्चा करूं तो वहाँ का राजकीय जो पक्षी है वो है गौरैया चिड़िया, और उसकी संख्या जो है वहाँ पर कम होती जा रही है, क्योंकि दिल्ली में उसके लिए रहने का जो स्थान है वो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो दिल्ली सरकार ने उसको क्या कर दिया? राजकीय पक्षी घोषित कर दिया, ताकि उसकी जाति को बचाया जा सके। तो इस तरह से आवास स्थलों में कमी। फिर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है भू उष्णता, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाना। यदि मैं 3 से 4 दशक के पहले की बात करूं तो स्टूडेंट्स, पृथ्वी का जो तापमान है वो आपको बता दें, पृथ्वी का जो तापमान है स्टूडेंट्स वो 14 डिग्री सेल्सियस था, 14 डिग्री सेल्सियस, 14 डिग्री सेल्सियस था, और अब यह 15 डिग्री सेल्सियस है। इसमें 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि है। तो ये 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि स्टूडेंट्स अप्रत्याशित वृद्धि है। ये काफ़ी प्राकृतिक आपदाओं को आमंत्रण देती है। आए दिन भूकंप आते हैं, आए दिन तूफान आते हैं। जिस तरह से पिछले दिनों एक तो बंगाल की खाड़ी की तरफ और एक महाराष्ट्र पूर्वी घाट में, अरब सागर में भी और बंगाल की खाड़ी में भी 2 तूफान पिछले दिनों हमने सामना करना पड़ा था। तो वो सारे के सारे इस टेम्परेचर वृद्धि के कारण से हैं। ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, समुद्री जल स्तर बढ़ता जा रहा है,
पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहा है जल स्तर बढ़ेगा तो इन सब चीज़ों का एक ऐसा विषय है इन्वायरमेंटल साइंस, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट अपने आप निकल आता है। थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है, बिल्कुल आसान चीज़ें हैं। पूछा गया था कि पृथ्वी के औसत तापमान में 3 से 4 दशक में कितनी वृद्धि हुई है, तो कितनी हुई है? 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। पहले कितना था? 14 डिग्री सेल्सियस था, अब कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस है। अब देखें भी क्या कहता है। एक तो आवास का नष्ट होना जैव विविधता के लिए संकट है, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग का होना, कुछ एक विदेशी जातियां ऐसी हैं जो स्थानीय जातियों को खा जाती हैं, उनके द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है तो भी जैव विविधता कम होती है। एक नगरीकरण, जैसे जैसे शहरों की तरफ, गांवों से शहरों की तरफ पलायन होता जा रहा है, नगरीकरण बढ़ रहा है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, इससे प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, तो स्टूडेंट्स जैव विविधता को खतरा बनता है। ये भी मेन कारण है। साकार, अब ये कहता है, वो प्रश्न पूछा गया था, यदि साकार को बढ़ावा दिया जाए तो जैव विविधता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जो उपभोक्ता होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। शाकाहारी जो पेड़ पौधों को खाते हैं, पेड़ पौधों से बने हुए उत्पाद खाते हैं, मांसाहारी जो दूसरे जीवों को खाते हैं, सर्वाहारी जो दोनों को खाते हैं। तो क्या कहता है कि भाई शाकाहार बढ़ाने पर जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बता दें स्टूडेंट्स, शाकाहार यदि बढ़ेगा तो जैव विविधता भी प्लस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए भी क्या कहता है, प्रश्न पूछता है कि भाई जैव विविधता, समुद्र जलीय जैव विविधता क्या होती है। जलीय जैव विविधता तो समुद्रों में प्रवाल भित्तियों, समुद्रों में प्रवाल भित्तियों में पाए जाने वाली जैव विविधता जो है वो समुद्री जैव विविधता, जलीय जैव विविधता होती है। भारत में कहाँ पाई जाती है जलीय जैव विविधता? तो मन्नार की खाड़ी, ये चित्र में दिखाया गया है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये आपका जो है श्रीलंका देश है, ये जो है मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी वाला एरिया है। ये आपका कच्छ की खाड़ी वाला एरिया है ये वाला, और ये खंबात की खाड़ी वाला है, ये बंगाल की खाड़ी वाला है। तो भारत में जैव विविधता जो है मन्नार की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में या खंबात की खाड़ी में, इनमें भारत में जैव विविधता पाई जाती है। विशेषकर समुद्र में प्रवाल भित्तियों, एक मूंगा जो होता है, जीव होता है स्टूडेंट्स, वो धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ती रहती है, वहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। यदि विश्व स्तर की मैं चर्चा करूँ तो प्रवाल भित्ति की सबसे बड़ी जो चट्टान है उसका नाम है द ग्रेट बैरियर रीफ, और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है। मान लिया यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया है तो इसके उत्तर पूर्व में इस साइड यह है स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व उत्तर में यह स्थित है, आपको ध्यान रखना है। वहाँ पर अधिक जो है वो जैव विविधता, जलीय जैव विविधता पाई जाती है। क्या होती है? समुद्र में पाई जाने वाली विविधता जलीय जैव विविधता कहलाती है। अब चर्चा करें स्टूडेंट्स इसकी जैव विविधता संरक्षण की, कि भी जैव विविधता को बचाया कैसे जा सकता है। तो देखिए 2 पद्धति हैं, एक तो इन सीटू पद्धति यानी कि सब स्थानीय पद्धति, एक एक्स सीटू पद्धति यानी कि बाहरी स्थानीय पद्धति। अब यदि मैं इन सीटू सब स्थानीय पद्धति की बात करूं तो किसी क्षेत्र विशेष में, कोई भी क्षेत्र है उसमें किसी विशेष प्रकार के प्राणी की संख्या कम हो जाए तो उसी क्षेत्र में ऐसे प्रयास किए जाएं कि उसकी संख्या वापस बढ़ जाए, वो कहलाती है आपकी इन सीटू या सब स्थानीय जैव विविधता संरक्षण पद्धति। ध्यान रहे, सब स्थानीय जैव विविधता संरक्षण पद्धति जो किसी स्थान विशेष में, जिस स्थान में जैव विविधता कम हुई है उसी स्थान में उसकी वृद्धि कर देना ही क्या कहलाता है? इन सीटू जैव विविधता संरक्षण पद्धति, सब स्थानीय जैव विविधता संरक्षण पद्धति। एक एक्स सीटू, किसी के कारण से स्टूडेंट्स किसी स्थान विशेष के ऊपर किसी प्राणी की जो है जनसंख्या में कमी आ गई है और उस स्थान पे सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि उनके बिल्कुल विपरीत चली गई है। वहाँ पर अब वो जीव जो है वो रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकता है, तो उस जीव को वहाँ से पिक करके किसी ऐसे स्थान पर ले जाया जाए जहाँ पर वो रिप्रोडक्शन करे, जनन करे, और वहाँ पर उसकी संख्या को जो है वो मेंटेन किया जाए, उसको बोलते हैं एक्स सीटू या बाह्य स्थानीय पद्धति, बाह्य जैव विविधता संरक्षण पद्धति, बाह्य स्थान जैव विविधता संरक्षण पद्धति। तो 2 पद्धतियाँ हैं जैव विविधता संरक्षण से संबंधित, तो आपको ये समझ में आया होगा। इस तरह से शब्दावली पूछ लेता है, सह्याद्री क्या है, हॉटस्पॉट क्या है, इन सीटू सब स्थानीय पद्धति क्या है, एक्स सीटू सब स्थानीय पद्धति क्या है, या एक्स सीटू या इन सीटू पद्धति किससे संबंधित हैं? जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। एक संस्था भी है स्टूडेंट्स, IUCN, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर,
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और इसका हेडक्वार्टर जो हो स्विट्जरलैंड में है। यूरोप महाद्वीप का देश है स्विट्जरलैंड, इसकी राजधानी जो हो बर्न है, वहाँ पर IUCN का क्या है, हेडक्वार्टर है। तो ये जो है रेड डाटा बुक को लॉन्च करता है, अभी रेड डाटा बुक को लॉन्च करता है। और इसमें स्टूडेंट्स रेड डाटा बुक में 3 रंगों के पेज होते हैं। रेड डाटा बुक जो है उसमें 3 रंगों के पेज होते हैं, और इसमें जो है आपका अलग अलग रंगों के पेज के ऊपर अलग अलग प्राणियों की संख्या के अनुसार दर्शाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई रेड डाटा बुक क्या होती है। यह एक ऐसी बुक है जिसमें प्राणियों की संख्या से संबंधित डेटा जो है दर्शाए जाते हैं। तो ये कौन रिलीज करता है, प्रकाशित करता है स्टूडेंट्स, ये IUCN प्रकाशित करता है। IUCN क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अब प्रकाशित करता है। इस पुस्तक में भारत का जो चीता जीव है, चीता, उसको शामिल किया गया है। और बहुत सारे जीव हैं वैसे तो, एक लाल पांडा जो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता था उसको भी यहाँ पर इसमें किया गया है। यानी कि कोई भी क्षेत्र में जो जीव है जिसकी संख्या कम होती जा रही है तो उसको रेड डाटा बुक में डाल दिया जाता है। कौन जारी करता है, IUCN जारी करता है। अब जो IUCN है वो कब मानेगा कि इस प्राणी की संख्या कम हो गई है, तो स्टूडेंट्स ध्यान रहे 50 वर्षों तक वो जीव नज़र नहीं आए तो इसका मतलब है वो जीव लुप्त हो गया है। ये कंडीशन है कि कोई जीव है वो 50 वर्षों तक नहीं नज़र आएगा तो वो क्या हो गया है, लुप्त हो गया है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये मैं मेन फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। जैव विविधता दिवस क्या होता है, कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैव विविधता शब्द जो है ये वाल्टर जी रोसेन के द्वारा दिया गया था। और जैव विविधता भारत में कहाँ दिख होती है, शांति घाटी में। इसके अतिरिक्त जैव विविधता से रिलेटेड हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं, पश्चिमी घाट है, पूर्वी भारत है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह है, यहाँ पर हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। और भाई जैव विविधता के लिए संकट का, आवास का नष्ट होना, रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो जीव नष्ट हो जाएंगे। औद्योगिकरण के कारण से जो है वनों का में भारी मात्रा में कमी आई है। इसके लिए और इसके प्रयास किए जाएँ तो क्या होता है, प्रयास किए जाएँ तो 2 पद्धतियाँ हैं, एक तो इन सीटू और एक एक्स सीटू, ये प्रयास हैं। अधिक से अधिक वन लगाए जाने चाहिए। ये कॉमन सी बातें हैं जो आप अंडरस्टूड हैं, आप समझ जाओगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको यह टॉपिक पसंद आया होगा। मैं मेरे शब्दों से जैव विविधता क्या होती है ये बात आपको समझाने में सफल रहा हूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स यदि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से हम धीरे धीरे इन्वायरमेंटल से संबंधित जो सीटेट का पोर्शन है वो कवर करते चले जाएंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। इसको लाइक कीजिए। किसी भी तरह का कोई सुझाव है आप लोगों का तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें सूचित कर सकती हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।